अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 7वीं उर्दू का सबक नंबर 20 या ऐसा कहें कि सबक नंबर आखिरी, जिसका नाम है ओलंपिक खेल, पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि क्लास 7th उर्दू के इससे पहले आने वाले सारे मुकम्मल लेसन्स जो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारे वीडियोस जो हैं वो बआसानी देख सकते हैं। चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो प्यारे बच्चों, चलिए तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना जो लेसन है वो शुरू करता। लेसन का नाम है ओलंपिक खेल। आपने ओलंपिक खेलों का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है बच्चों। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि आपने जो ओलंपिक खेलों का नाम है वो तो सुना ही होगा। इन खेलों में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। आइए हम आपको इन खेलों के बारे में बताएं। तो प्यारे बच्चों, दुनिया के बहुत मशहूर तरीन खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक यूनानी लफ्ज़ ओलंपिया से बना है। ये यूनान की एक वादी का नाम है, ठीक है बच्चों, जिसमें दरियाए एफून बहता है। ये वादी बेहद खूबसूरत और कुशादा है, फैली हुई है, बहुत बड़ी है, ठीक है बच्चों, शाबाश। अगला पेरा है। एक रिवायत के मुताबिक पहला ओलंपिक मुकाबला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, ठीक है बच्चों, उनकी पैदाइश से 1235 साल पहले हरकुलीज़ ने शुरू किया था। कहा जाता है कि एक रिवायत के मुताबिक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 1253 ईस्वी जो थी, 1253 साल पहले हरकुलीज़ ने शुरू किया था। इस रिवायत की कोई तारीख़ी शहादत मौजूद नहीं है, यानी कि ये एक ऐसा ही थॉट है, इसकी कोई ऑथेंटिकेशन या इसके पीछे जो लॉजिक है, इसका जो प्रूफ दे सके वो हमारे पास मौजूद नहीं है। इस रिवायत की कोई तारीख़ी शहादत मौजूद नहीं है, बल्कि तारीख़ी एतबार से ये कहा जाता है कि मुकाबले 884 कबल मसीह, काफ मीम से मुराद होता है कबल मसीह में शुरू हुए, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो है वो ये मुकाबले लगभग शुरू हुए थे। लेकिन ये कहाँ तक सच है कि इसकी कोई तस्दीक नहीं है। हुए और फिर ये मुकाबले जारी रहे, और कहा जाता है कि ये मुकाबले हुए और फिर ये लगातार जारी रहे। और 776 कबल मसीह से हर 4 साल के बाद ये ओलंपिक पाबंदी से होने लगे। पाबंदी से मुराद यहाँ बच्चों है कि लगातार, यानी कि इनको करवाया जाता था और ये मुकम्मल तौर पर लगातार, मतलब रेगुलर बेसिस पे होते थे। इस ज़माने में ये दस्तूर था कि ओलंपिक मुकाबले एक महीने तक बराबर होते रहते थे। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक ओलंपिक खेल जो थे या मुकाबले जो थे वो 1 महीने तक बराबर होते थे, मतलब एक पूरा महीना चलते रहते थे। जो लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेते उन्हें बड़ी मेहनत से तरबियत दी जाती थी। उस ज़माने में औरतों को इन मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त न थी। ओलंपिक में जो लोग, लड़कियों को इसमें हिस्सा नहीं लिया देने, मतलब हिस्सा नहीं ले पाती थी औरतों को, तब बंद था इसमें हिस्सा लेना, ठीक है बच्चों। ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबलों में अव्वल आते, मतलब किसी 3 मुकाबलों में अव्वल आते, उनके मुजस्मे बनाकर ओलंपिया में नस्ब कर दिए जाते थे। ओलंपिया जिस वादी की हम बात कर रहे थे कि ये एक खूबसूरत यूनान की एक वादी है, तो जो लोग इनमें अव्वल आते तो उनके मुजस्मे तैयार करके उनके बुत बना के वहाँ नस्ब कर दिए जाते। और जब ये लोग अपने शहर जाते तो आम दरवाज़े से दाखिल नहीं होते, बल्कि उनके लिए शहर पनाह की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। शहर पनाह की दीवार जो है बच्चों, ये जो है मतलब शहर की जो प्रोटेक्शन के लिए दीवार होती थी उसको तोड़कर, मतलब उनकी इज़्ज़त अफजाई एक्चुअल में की जाती थी। खिलाड़ियों के साथ बड़ी बड़ी भीड़ भी होती थी, मतलब बहुत लोग उनके आगे पीछे घूम रहे होते थे। ओलंपिक खेल त्यौहार के तौर पर मुनक्किद होते थे।
मतलब जिस तरह से हमारे घरों में ईद या दिवाली या होली मनाई जाती है, इस तरह से ओलंपिक खेल जो थे त्यौहार के तौर पे मनाए जाते थे। उनके शुरू होने से पहले डंडोरची तमाम यूनान में ऐलान करते कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। डंडोरची क्या होते हैं बच्चों? डंडोरा पीटने वाले। जैसे हम बोलते हैं ना एडवर्टाइजिंग होती है, आजकल के ज़माने में तो बड़ा आसान है एडवर्टाइजिंग करनी, लेकिन तब ये मास मीडिया और कम्युनिकेशन सिस्टम तो था नहीं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोग तो थे नहीं। ठीक है बच्चों, तो मसला ये था कि तब क्या किया जाता था काम कि डंडोरा पीटने वाले को डंडोरची कहा जाता है, जो ऐलान करते हुए गांव शहर हर जगह जाते थे कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। इस ज़माने में आपस के झगड़े और लड़ाइयाँ रोक दी जाती थीं। आपस में जो झगड़े वगैरह होते थे, जंगें जो होती थी, वो रोक दी जाती थी। ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ व ख़तर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। और इस डंडोरा पीटने और इस ऐलान करने से सिर्फ़ एक मकसद हासिल होता था कि लोग जो थे वो किसी खौफ के बग़ैर इन मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। अगला पेरा है, इन मुकाबलों में औरतों, ग़ुलामों और गैर यूनानियों को हिस्सा लेने की इजाज़त न थी। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि ये जो मुकाबले होते थे इनमें जो औरतें थीं और जो उस ज़माने में स्लेव्स थे, स्लेव्स को भी यहाँ हिस्सा लेने की या इन खेलों में मुकाबला करने की इजाज़त नहीं होती थी। और गैर यूनानियों से मुराद है कि जो लोग यूनान में नहीं रहते थे उनको भी हिस्सा लेने की, यानी कि किसी भी गैर मुल्की को इजाज़त न थी। हिस्सा लेने वालों के लिए ये शर्त थी कि उन्होंने कोई जुर्म न किया हो। सबसे पहले जो इसमें हिस्सा लेने वाले लोग थे उनके लिए ये शर्त थी कि उन्होंने कोई जुर्म न किया हो, उनके आमाल अच्छे और पाकीज़ा हों, उनके जो आमाल, उनका जो करता धरता हो, उनका जो बिहेवियर हो वो अच्छा हो और पाकीज़ा हो। उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो, कम से कम 10 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के बाद वो मुकाबला खेलने आए हों, और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजारा हो, और आखिरी जो महीना था वो ओलंपिया के शहर में गुजारा हो। ठीक है बच्चों, मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का मुआयना होता था, मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती थी, उनको चेकअप किया जाता था, और वो खेलों में दयानतदारी से हिस्सा लेने का अहद करते थे, जिसे हम बोलें औहद लेते थे। ठीक है बच्चों, इन लोगों की बड़ी इज़्ज़त की जाती थी, और इनको जब ये टेस्टों से पास हो जाते थे, शायर उन पर नज़म लिखते, संग तराश उनके मुजस्मे बनाते, अवाम जुलूस निकालते, और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फ़र्जंद कहे जाते। फ़र्जंद से मुराद होता है बेटा, यानी कि मुल्क के बेटे कहे जाते। जैतून की पत्तियों का ताज बनाकर उनके सरों पर रखा जाता। जैतून एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक, जिसको हम बोलें कि एक पेड़ है, और इसका जो ये उस वक़्त के मुताबिक यूनान में, आपको पता है ना, यूनानी नुस्खे आजकल भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और ये जो आयुर्वेदिक है दवाई का सिस्टम जो है, तो ये भी यूनान से ही आया है। तो इससे एक्चुअल में हमें क्या हासिल होता है कि जैतून की जो पत्तियां हैं का ताज बनाकर उनके सरों पर रखा जाता था। तो इन पत्तियों का एक कीमती तरह की एक पत्तियां होती हैं, उनके सरों पर उसका ताज बना के रखा जाता था। यह यूनानियों के नज़दीक सबसे बड़ा एजाज़ था, और यूनानी उस वक़्त के मुताबिक यूनानियों के नज़दीक ये सबसे बड़ा एजाज़ था। अगला पेरा कुछ यूँ है, यूनानी ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला 394 ईस्वी तक जारी रहा। फिर ये मुकाबले बंद हो गए और ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया। यूनानी ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला था 394 ईस्वी तक जारी रहा, फिर ये मुकाबले बंद हो गए और ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया, यानी कि वहाँ खामोशी छा गई, वहाँ अब कोई खेलने न जाता था। खेलों का ये सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि खेलों का ये जो सिलसिला था लगभग 1500 साल बंद रहा। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान जिसका नाम कोबेथिन था, ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने की तहरीक शुरू कर दी। एक नौजवान जिसका नाम कोबेथिन था, उसने ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने की तहरीक शुरू की,
उसका ख़याल था कि दिमाग के साथ जिस्म की नशो नमा भी ज़रूरी है। उसने कहा कि दिमाग के साथ साथ जिस्म की जो नशो नमा है वो भी ज़रूरी है। वो ख़ुद ओलंपिया गया और वहाँ उसको ख़याल आया कि क्यों न खेलों के मुकाबले बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल लेवल सतह पर शुरू किए जाएं। तो प्यारे बच्चों, वहाँ उसको ख़याल आया कि इन खेलों को अब इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, उसने 1894 ईस्वी में दुनिया भर के खेल कूद के नुमाइंदों को दावत दी, यानी कि जो जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े जो वज़ीर वज़रा होते हैं या जो हाकिम होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, जैसे जो खेल की महारत जानते हैं और खेल के बड़े ओहदेदार जो होते हैं, उसने उन सब को बुलाया और उनसे बात की। ये जलसा बहुत कामयाब हुआ और सब ने तायद की और ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू किया जाए। ठीक है बच्चों, ये जो फ़ैसला था उसका, ये जो उसकी कोशिश थी वो रंग लाई कि और सब ने इस बात को माना कि ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू किया जाए। चनाचे सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस में का इंतखाब हुआ और 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फिर से ओलंपिक के खेल शुरू हो गए। शहर एथेंस का नाम है। ठीक है बच्चों, एथेंस, यहाँ एथेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में अगर इंग्लिश में हम देखें तो ये एथेंस के शहर से मशहूर है, एथेंस। तो फिर इन मुकाबलों को 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फिर से ओलंपिक के खेल शुरू हो गए। ओलंपिक खेलों की तारीख़ में कोबेतीन का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि ये वो शख्स थे जिन्होंने इस खेल को दोबारा ज़िंदा किया। 1896 ईस्वी में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए, यानी कि 13 कंट्री से लोग आए बस। अब ये खेल हर चौथे साल होने लगे और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई। 1908 ईस्वी के खेलों तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गए। कहा जाता है कि 1908 ईस्वी के खेलों तक, मतलब जब 1908 में ये मुनक्किद हुए तब तक ये दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। यहाँ तक कि 1912 ईस्वी में जब स्वीडन के दारुल हिलाफा स्टॉकहोम, यानी कि राजधानी, दारुल हिलाफा से मुराद होता है राजधानी, स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बर आज़मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। इनमें 57 औरतें भी शामिल थी। ठीक है बच्चों, फिर तो जंग अज़ीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ़ मुल्कों में खेलों का ये बैनुल अक़वामी मुकाबला ओलंपियाई खेलों के नाम से होता रहा। तो प्यारे बच्चों, फिर जंग अज़ीम जो दूसरी थी 1939 से 1945 तक, उनके सालों को छोड़कर खेलों का ये जो बैनुल अक़वामी मुकाबला था, मतलब हर मुल्क के अंदर मुनक्किद किया गया और इसी नाम से ओलंपियाई खेल। इसके नज़दीक इसके इंतज़ाम के लिए आला सतह की एक बैनुल अक़वामी कमेटी है जिसमें हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ़ मुल्कों के नुमाइंदे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन खेलों का जो इंतज़ाम करवाना होता है, या हम घर में कोई छोटा सा खेल मुनक्किद करते हैं, जो टूर्नामेंट खिलाते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, उसके लिए इंतज़ामात करने पड़ते हैं, खिलाड़ियों को सहूलियतें देनी पड़ती हैं। हम तो अगर हम चाहें अपने कश्मीर की बात करें, यहाँ एक मामूली टूर्नामेंट को जब हम खिलाते हैं तो हम खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लाते हैं ताकि उनको अच्छा महसूस हो और वो खेलने आ सकें। इसके इंतज़ाम के लिए आला सतह की एक बैनुल अक़वामी कमेटी है जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों के नुमाइंदे होते हैं। इन खेलों की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है और हर मुल्क में कौमी मुकाबलों के ज़रिए अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है। मसला क्या होता है, जैसे अगर इंडिया का कोई आदमी जिसको ओलंपिक्स में लेना है या ओलंपिक्स में हिस्सा लेना है, तो पहले उसको इंडिया के अंदर ही प्रैक्टिस दी जाती है उस तरह के खेलों की, और फिर उनमें जो नुमायाँ कारकर्दगी दिखाते हैं उन बच्चों को ओलंपिक्स खेलने के लिए भेजा जाता है। 1928 ईस्वी के ओलंपियाई मुकाबले हिंदुस्तान में खेलों की तारीख़ में बड़े अहमियत रखते हैं, क्योंकि उनमें हिंदुस्तान ने हॉकी में पहली बार सोने का आलमी तमगा हासिल किया था। और ये वही दौर था कि उनमें हिंदुस्तान ने जो हॉकी में पहली बार सोने का, जिसे हम बोलेंगे कि गोल्ड मेडल जो था, वो जीता था।
दूसरी जंग अज़ीम में फिर ये खेल ना हो सके, लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए, जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आई बात समझ बच्चों? अब ये मतलब लगातार होने लग गए, सिर्फ इसमें वो पोर्शन रहता है जिसमें दूसरी जंग अज़ीम हुई। इन मुकाबलों की अपनी शान है। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हरूफ तहजी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है, यानी कि अगर इंडिया में होगा तो इंडिया के खिलाड़ी आखिरी वाली लाइन में होंगे, ठीक है, जो जहाँ जिस भी कंट्री में होगा। तो अदरवाइज़ नहीं तो अल्फ़ाबेटिक आर्डर के हिसाब से, जैसे मतलब ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनके खिलाड़ी पहली लाइन्स में रहेंगे, फिर बी के हिसाब से, फिर सी के हिसाब से, इस तरह से, ठीक है बच्चों, शाबाश। उसके बाद इस मौके पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सब की नज़रें उस खिलाड़ी पर पड़ती हैं जो ओलंपिक की मशल लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है। ओलंपिक की मशल जो होती है, जो इसकी लाइटनिंग होती है, जो इसका दिया होता है, मशल जो होती है, उस खिलाड़ी पर नज़र रहती है जो ये मशल लेकर होता है। ये मशल सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती थी। तो ये जो मशल होती थी पहले सूरज की किरणों से रोशन की जाती थी, उसे एक के बाद एक खिलाड़ी दूसरे को देता हुआ उस मुल्क की तरफ बढ़ता है, ठीक है बच्चों, उसे एक के बाद एक खिलाड़ी दूसरे को देता हुआ उस मुल्क की तरफ बढ़ता है जहां इस साल के ओलंपिक खेल होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र करते हुए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे उस मुल्क के खिलाड़ी को दिया जाता है जहां उस साल के ओलंपिक खेल मुनक्किद किया जा रहे हों। और इस तरह ये मशल जो है मुल्कों और शहरों शहरों होते हुई वहाँ पहुँचती है। आई बात समझ बच्चों? जहाँ खेलों के लिए सब लोग जमा होते हैं, और ये वो जगह होती है जहाँ खेलों के लिए लोग जमा होते हैं। जब तक खेल जारी रहते हैं ये मशल जलती रहती है और खेलों के ख़त्म होने पर इसे बुझा दिया जाता है। और जैसे ही ये ख़त्म होती है, खेल ख़त्म हो जाते हैं, तो ये मशल भी जो है इसे भी बुझा दिया जाता है और उसी वक्त अगले ओलंपिक खेलों के मुल्क और शहर का ऐलान भी कर दिया जाता है। और उसी वक्त जो है अगले मुल्क, ओलंपिक खेल और मुल्क जो है, यानी कि कहाँ पे ये गेम अगली बार खेले जाएंगे, उसका नाम भी वहाँ दर्ज किया जाता है। ओलंपियाई खेलों का अपना झंडा है। इसकी ज़मीन सफ़ेद है जो अमन की निशानी है। सफ़ेद ज़मीन पर नीले, पीले, काले, सब्ज़ और लाल रंगों के 5 दायरे बने हुए हैं, जो आपके लेसन के ऊपर भी एक अलामत है, वो आप लेसन के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं, जो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। दायरे 5 बरे-आज़मों की अलामत हैं। वो 5 कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। लेकिन अब ये दायरे बैनुल अक़वामी बरादरी का निशान हैं। इन 5 रंगों में हर कौमी झंडे का कोई ना कोई रंग शामिल है। यूँ ये दायरे तमाम मुल्कों के मेल जोल को ज़ाहिर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो अब सारे ये रंग है, ये 5 बरे-आज़मों को रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक झंडे में से उसमें जो रंग लगे हुए हैं वो मौजूद है, ठीक है। ओलंपिक का मोटो जो है लातीनी ज़बान में है, जिसके माने हैं और तेज़ और ऊंचा और मज़बूत, ठीक है। मोटो जो खिलाड़ी को तमाम तरक़ुवत के साथ मुकाबला करने के लिए आमादा करता है। मोटो जो होता है, जैसे हम सॉन्ग्स, एंथम्स चलाते हैं, तो इसका जो मोटो है, इसका मतलब है और तेज़ और ऊंचा। खेलों की अहम बात महज जीतना नहीं बल्कि इनमें हिस्सा लेना। कहा जाता है कि खेल को खेल के जज्बे के साथ खेलना चाहिए। खेलों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हारने वाला अगरचे मुकाबले में हार जाता है, लेकिन लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का जो लेसन है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद आपकी दरसी निसाब का जो आखिरी वीडियो आएगा वो ओलंपिक्स खेल के दरसी सवालात और जवाबात हैं। प्यारे बच्चों, अब एक और पैटर्न लेकर हम आएंगे, क्योंकि आपके दरसी निसाब के सारे सबक जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम आपके लिए ग्रामर पोर्शन के कुछ लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। तो तब तक आप जुड़े रहिए चैनल पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।